आपको चिंता ना करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप ना करना है, क्योंकि यहाँ पर VVI क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उन कारणों की व्याख्या करें जिनमें से अम्ल वर्षा होती है, यानी उन कारण का व्याख्या करो जिससे अम्ल वर्षा होती है। सो अम्ल वर्षा किस तरह होता है, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अग्रा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे औद्योगिक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवस्तु से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, ठीक है। ये वर्षा को वर्षा बनाकर, यानी अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है। इसी को कहा जाता है अम्ल वर्षा। यानी कि अग्रा और इसके चारों जो स्थित है, जैसे रबर प्रक्रम जो बनता है, स्वचालित वाहन, रसायन तथा विशेषकर जो मथुरा में है तेल परिष्करण जैसे औद्योगिक जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों को उत्पन्न करती है। और ये दोनों मिल के वायुमंडल में उपस्थित जल वस्तु से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तथा नाइट्रिक अम्ल जो ये बन जाती है और ये वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में बरस जाती है, ठीक है। अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव हो सकते हैं, सो इसका आंसर हो जाएगा इसे संगमरमर एवं पत्थर, मतलब कि पत्थर की बनी मूर्तियां एवं भवनों का चरण होता है, यानी कि उनका ये कलर चेंज हो जाता है। जैसे ताजमहल वाइट है बट आजकल धीरे धीरे रेड होने लगते हैं, यही सब की वजह से। उसके बाद आगे बोला है B नंबर में, इससे मृदा का प्रदूषण होता है। इससे मृदा की जो उर्वरता शक्ति है वो खत्म हो जाती है, यानी मृदा प्रदूषण होता है, जिससे फसलों एवं वनों को पूरी तरह से प्रभावित करती है, यानी कुप्रभाव पड़ता है। आगे है, अम्लीय वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरी प्रभाव पड़ता है। और आगे बात करेंगे, अम्लीय वर्षा जल स्रोतों को प्रदूषित करती है और अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के साथ पत्तों को भी नष्ट कर देती है। तो अम्ल वर्षा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है पेड़ पौधे और मिट्टी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका अम्ल वर्षा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा सकता है, जल प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हो सकता है। तो जल प्रदूषण को कम करने के उपाय, तो पहला है प्रदूषण जल को उपचारित किए बिना जल स्रोतों में प्रभावित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो है औद्योगिक क्षेत्र से। दूसरा है, प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए जल उपचार संयंत्र लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ये आप लगा सकते हो। तीसरा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्तर पर निष्ठापूर्वक जल की बचत तथा कम उपयोग, मतलब कि उपयोग पुनः चक्रण में पुनः उपयोग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और जल संरक्षण पद्धतियों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें बोला वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे। सो या फिर आपको दूसरा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आंसर दोनों के सही होंगे। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है, घरेलू ईंधन के रूप में हमें कोयला तथा कम से कम करना चाहिए जो खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह हमें क्या करना है, गोबर गैस तथा LPG गैस का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कोयला और लकड़ी की बचत कर सकते हैं। दूसरा है, और स्वचालित वाहनों में सीसा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, जो गाड़ी वगैरह होता है उसमें, ठीक है। तीसरा, स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो, मतलब कम से कम प्रदूषक वहाँ से उत्पन्न हो। आगे है जैसे यहाँ पर दिया, कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग करना है, प्रदूषण को कम कर सकता है अगर इससे करेंगे तो। 5वां है, साइकिल ई रिक्शा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए, ना कि स्कूटी ये को। कहीं नज़दीक जगह जाना है तो आपको साइकिल या ई रिक्शा का प्रयोग करना चाहिए, इससे तेल की भी बचत होंगी। दूसरा है, वृद्ध पैमाने पर वृक्ष रोपण करना चाहिए, यानी ज़्यादा मात्रा में वृक्ष रोपण करना चाहिए। और वृक्ष जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक हैं। तो कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, इससे आसपास के स्थानों पर प्रदूषक गैसों से कमी हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय इस तरह से हम लिखेंगे तो हमें फुलफिल 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। जो भी कारखाना है, कल कारखाना होता है, उसको जहाँ पे आबादी होता है यानी कि घर वुर होता है, उनसे काफ़ी दूर पर बनाई जानी चाहिए। और 9 नंबर है, फटाकों का बहिष्कार करना चाहिए, ना कि फुटाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा
करना चाहिए। उसके बाद 11 है आवागमन बाधा डालने वाले पार्किंग से हमें बचना चाहिए, मतलब कि बचना चाहिए। और 12 है चौराहे के क्रॉसिंग यानी कि लाल बत्ती में खड़े होने पर अपने वाहन का इंजन बंद करना चाहिए। जैसे ट्रैफिक होता है ना कि जहाँ पे रेड बत्ती जलता है, तो अगर आप अपने इंजन को बंद करते हो तो इससे तेल की खपत कम हो जाती है, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। और 13 नंबर इसमें अपने मित्रों व रिश्तेदार को धूम्रपान से रोकना चाहिए या खुले से शौच करने से बचें। खुले में शौच करने से बचें। और मल मूत्र में कई तरह के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो वायु को प्रदूषित कर जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में उपस्थित पोलियो वायरस हवा के द्वारा फैल जाते हैं, तो इसीलिए खुले में मतलब कि शौच नहीं करनी चाहिए। दूसरा अम्ल वर्षा क्या है या कैसी होती है, इससे क्या हानियाँ हैं। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन मिला जुला के एक क्वेश्चन को लॉन्ग कर दिया है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर। सबसे पहले अम्ल वर्षा क्या है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वस्तु से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जल धरती पर गिरते हैं और तब इन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के कारण नदियों, तालाबों और झीलों का जल भी क्या हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। जल में रहने वाले मछलियाँ, केकड़ा आदि मतलब कि जलीय वनस्पतियाँ पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और यह भूमि की उर्वरता शक्ति को भी कम कर देती है। और अम्ला वर्षा के कारण ताजमहल का संरक्षण हो जाता है, यानी कि इसका घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है इस घटना को। तो मथुरा स्थित तेल परिशोधक कारखाने से निकलने वाले कणों के कारण ताजमहल का रंग अब धीरे धीरे पीला होने लगता है। आगे पौधागर प्रभाव किससे कहते हैं या कैसे उत्पन्न होती है। सो पौधागर प्रभाव क्या है, तो वायुमंडल में ताप शोधक गैसों जैसे CO2, NO2 ठीक है आदि बढ़ने से वृद्धि के ताप में यानी कि पृथ्वी के ताप का बढ़ना पौधागर प्रभाव कहा जाता है। ये तो हो गया आपका पौधागर प्रभाव। ये कैसे होता है, तो पृथ्वी सूर्य से आने वाले विकिरणों का मतलब शोषण करके गर्म हो जाती है। तो सभी गर्म वस्तुओं की सतह मतलब तरह पृथ्वी भी विकिरण उत्सर्जित करती है। तो इसके लिए लेकिन तापमान कम होने के कारण पृथ्वी मतलब कि अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये अवरक्त विकिरण वायुमंडल में उपस्थित CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो जिसको हम लोग बोलते हैं जल वाष्प, मीथेन का सूत्र होता है CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा प्रग्रहित कर ली जाती है। तो इस प्रकार ये विकिरण वायुमंडल में कैद होकर वायुमंडल का तापमान को बढ़ा देती है और इसे पूरे प्रक्रम को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हो। सो क्या हो सकता है यहाँ पर कागज़ की बचत कैसे होगी, तो यहाँ पर आंसर देखो कि हम जानते हैं कि कागज़ बचाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 1 टन कागज़ जरूरी है। तो मतलब इसके लिए पूर्ण रूपन यानी पूरी तरह से 17 वृक्ष यानी विकसित मोटे तौर पर जो वृक्ष होते हैं बहुत मोटे मोटे, वो 17 वृक्षों को काटा जाता है, तब जाके ये 1 टन कागज़ जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे वृक्ष की लगातार जो है कटाई हो रही है, इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज़ उत्पादन के उपयोग में भी आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। अगर हमें कागज़ की बचत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बचत हो जाएंगी। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में होने वाले यानी मतलब अपने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएंगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। अब कागज़ की बचत का उपयोग क्या हो सकता है, सो उपाय क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो कागज़ को व्यर्थ ना करके उन्हें मतलब क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्नी कागज़ तो बचानी चाहिए। अगर एक दिन में वो 1 पन्ने कागज़ बचाते हैं एक विद्यार्थी, तो सोचो साल में 365 पेज बचाएंगे। 365 पेज अगर बचाएंगे एक स्टूडेंट, अगर वहीं 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ऐसे करते रहेंगे तो समझ लो कितना ज़्यादा कागज़ जो है बचत हो जाएंगी। इससे पेड़ पौधे की कटाई भी कम हो जाएगी, ऊर्जा पानी की भी खपत कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कागज़ की बचत से बहुत सारी चीज़ों का बचत कर सकते हैं। तीसरा, पुरानी मैगजीन, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें को व्यर्थ ना फेंक कर कबाड़ी को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, ताकि उनका फिर से पुनः उपयोग कर चक्रण करके फिर से दोबारा कागज़ बनाया जा सके। तो ये है व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है कागज़ को। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला इसमें वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। सो वनोन्मूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आई है। दूसरी, जिससे वायुमंडल में इसकी CO2 मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण मतलब विश्व उष्ण होता है और पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण
बढ़ने के कारण जल चक्र का संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है और वर्षा की दर में भी कमी आती है। दूसरा यहाँ पर वनोन्मूलन, यानी क्या वनोन्मूलन का विश्व मतलब उष्णता के साथ कोई संबंध है, अपने शब्दों में व्यक्त करें, है या नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम क्लास ये में भी मतलब कि पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कम वृक्षों का यानी कि अर्थ, यानी क्लास 7 में भी आप पढ़े हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में। तो वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरणों को ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जिससे परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। आगे बात करते हैं वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा इसका वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर भूमि जो है प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना वनोन्मूलन कहा जाता है। वनोन्मूलन के क्या कारक हो सकते हैं, तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, इसलिए हम लोग वन को साफ करते हैं। दूसरा है घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए भी वनों की सफाई होती है। तीसरा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से वनों का वनोन्मूलन किया जाता है। उसके बाद इसका क्या प्रभाव होगा, अगर हम वनों को समाप्त कर देंगे तो प्रभाव क्या होगा, आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर ताप बढ़ जाता है। दूसरा प्रदूषण के स्तर पर भी वृद्धि हो जाता है। तीसरा है भूजल स्तर भी नीचे गिर जाता है। चौथा है भूमि की उर्वरता में कमी आती है। और पांचवा इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वनोन्मूलन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रभाव भी देखे हमने, और वनोन्मूलन क्यों कर रहे हैं इसका भी हमने देखा कारक। उसके बाद आगे क्वेश्चन से चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है स्पष्ट करें। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर है। तो यहाँ पर चिड़ियाघर क्या है, मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है उसको चिड़ियाघर कहा जाता है, ये मानव ने बनाया है। अगर वहीं अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह सुरक्षित है, और ये मानव ने ही नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया है। आगे चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं, यानी कि चिड़ियाघर में कोई भी प्राणी है वो अपनी इच्छा अनुसार घूम नहीं सकते हैं। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे अभ्यारण्य में, जिसे यहाँ पर दिया है अभ्यारण्य, इसमें क्या अभ्यारण्य में जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जिसमें से कोई भी जीव अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और इसमें जीव किसी प्रकार के कैद में नहीं होता, वो आज़ाद रहता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है इसमें बोला चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान तो नहीं होता, क्योंकि एनी टाइम लोग जाते हैं उनको देखते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए। और अभ्यारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं मतलब कि सुरक्षित आवास होता है। सो यही दोनों में डिफरेंट था, यानी कि चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला घर्षण कम करने के उपाय बताएं, यानी ये घर्षण अनिवार्य बल है 12 चैप्टर से, ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें बोला है कि घर्षण कम करने के उपाय क्या क्या हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा घर्षण कम करने के उपाय की विधियाँ इस प्रकार है। पहला है सतह को चिकनी कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अगर सतह को चिकनी करेंगे तो रोकने की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब घर्षण बल कम हो जाएगा। और दूसरा है सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। अगर सतह को हम पॉलिश करेंगे तो घर्षण पूरी तरह से हट जाएगा। तो तीसरा यहाँ पर बोला सतह पर पाउडर छिड़क कर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर अगर हम पाउडर छिड़केंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड वगैरह आप खेलते होंगे तो अगर गुट्टी ठीक से नहीं चलती तो आप उनमें पाउडर छिड़कते हैं तो आराम से वो चल जाती है, मतलब घर्षण को आपने कम किया। चौथा है सतह के ऊपर चिकनीहट वाले पदार्थ जैसे तेल, ग्रीस आदि लगाकर हम घर्षण बल को पूरी तरह से कम करते हैं। और पांचवा है रोकड़ी सतह पर साबुन का भाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर पानी देकर भी घर्षण को हम कम कर सकते हैं। और छठा है वस्तु को धरा रेखित बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ऐसे क्यों कम होता है, मतलब कम क्यों होता है। तो आंसर हो जाएगा यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण बल पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है उसी को स्थिति घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल है उसके सर्पी घर्षण की माप होती है।
देखो यहाँ पर जब कोई वस्तु पहले से गति में होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है, वे दूसरे सतह के संपर्क बिंदुओं में धंसे होते हैं। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, बस यही रीजन है। आगे यहाँ पर बोला है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। कैसे? सो आंसर हो जाएगा घर्षण कई स्थितियों में लाभदायक है जबकि कुछ अन्य स्थितियों में हानिकारक भी है, तो इसलिए हम इसे कम करना चाहते हैं। यह हमारा दुश्मन भी है और मित्र भी है। तो कैसे दुश्मन कैसे मित्र, इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो घर्षण हमारा मित्र है। क्यों? क्योंकि यह चलने में सहायता करती है, हम बिना गिरे चल सकते हैं, इसीलिए यह मित्र का रूप है। दूसरा, यह बल स्थानांतरण के लिए माध्यम प्रदान करती है, जैसे कि घर्षण के बिना बेल्ट मशीन नहीं चलाया जा सकता, ये दूसरा है। तीसरा, यह मतलब ब्रेकेट लगाने में सहायता करता है या पेन के साथ लिखने में सहायता करती है। या फिर उसको छोड़िए, अगर घर्षण बल नहीं हुआ होता और हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है और हम ग्लास से पानी पीने का प्रयास करते तो वो बार बार गिर जाता, हम पानी नहीं पी सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि घर्षण दुश्मन नहीं, कभी कभी दोस्त, मतलब ज़्यादातर दोस्त भी होता है और कभी कभी दुश्मन का रूप भी लेता है। तो दुश्मन का रूप कब लेता है? घर्षण हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि यहाँ तोड़फोड़ का कारण बनती है। दूसरा है, घर्षण से हुई ऊर्जा की हानि के कारण यह मशीनों को दक्षता कम कर देती हैं। और तीसरा है, घर्षण के कारण उत्पन्न उष्मा जो मशीनों को हानियाँ भी पहुँचाती है। सो हम कह सकते हैं, अतः पता चलता है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है कि घर्षण बल किस प्रकार लाभदायक है। घर्षण बल जो है लाभदायक है किस प्रकार से, उसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल लाभदायक है क्योंकि घर्षण बल बिना फिसले चलने में हमारी सहायता करती हैं। सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं और इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। यहाँ से शुरू होता है आपका, यानी कि चैप्टर नंबर 14 जो कि ध्वनि चैप्टर से है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर बोला, ये भी आज मैं सिर्फ आपको 5-5 मार्क्स का क्वेश्चंस बता रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, कोष बन सकता है, कब कब बनता है, चलिए हमें देखते हैं। पहले देखेंगे शोर क्या है। तो अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय ध्वनि जो आपको इरिटेट करता है, वैसे ध्वनि को क्या कहा जाता है? शोर। तो उदाहरण के लिए जैसे कक्षा में बच्चों के तेज से बोलने से, हथौड़े चलाने से, मशीन चलने से, इस तरह जो है अप्रिय ध्वनि होता है, उसी को शोर कहा जाता है जो आपको इरिटेट कर देता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं संगीत। संगीत क्या है? तो नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली जो सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। जैसे गाना वगैरह आप सुनते हैं तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, अगर वहीं पे मान लिया कोई हथौड़ा ठोक रहा है, क्या आप इतना इंटरेस्ट के साथ सुनोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इरिटेट वाला चीज़ होता है और ये इंटरेस्टिंग वाला होता है। ठीक है, जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि, यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी हो जाती है ध्वनि तो वो शोर का रूप धारण करता है। जैसे कभी कभी किसी को, मान लिया आपने JBL वगैरह सुने होंगे, जब पिकनिक मनाने जाते होंगे तो इतना ज़्यादा, मान लिया वहाँ पर बहुत कोयला है, तो आजकल मॉडर्न चेंज हो गया, गाना कम सुनाई देता है, रिमिक्स ज़्यादा सुनाई देता है, जिसकी वजह से दिमाग ना गोल मटोल हो जाता है, यानी कि एक तरह से इरिटेट हो जाते हैं। तो कभी कभी हम कह सकते हैं संगीत भी शोर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है वक्र तंतु का। ठीक है, ये चित्र है जहाँ पे हमारे आवाज़ निकलती है। ठीक है, गर्दन के पास होता है, उसका चित्र है। अब यहाँ पर क्या बोला, इनका कार्य क्या है, कार्य करने की विधि। तो मानव में ध्वनि वक्र यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, साउंड। ठीक है, इसके द्वारा निकलती है। शरीर का वह भाग या भाग वक्र यंत्र कहलाता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वक्र यंत्र या कंठ के आर पर 2 वक्र तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्णीय झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को सफलतापूर्वक झिर्री से बाहर निकलते हैं तो वक्र तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वक्र तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकता है। जब वक्र तंतु तने हुए और पतले हैं तब वक्र ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वक्र ध्वनि से भिन्न होती है। जब वक्र तंतु ढीले और मोटे होते हैं, ठीक है, तो उनकी आवाज़, उनके मतलब किस तरह वक्र तंतु होता है उसी तरह आवाज़ जो है हमारी निकलती है, ध्वनि। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चंस यहाँ पर हमें बोला है कि आपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाई, क्या क्या शोर प्रदूषण से हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? वाहनों की ध्वनियाँ, वाहन से निकलने वाले साउंड, ये एक शोर प्रदूषण हो गया। दूसरा विस्फोटक, जिसमें फटाकों के फटने से भी सम्मिलित होता है। तीसरा मशीनों से उत्पन्न ध्वनि और चौथा लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, उसके बाद है पांचवा ऊंची आवाज़ में चलने वाले टेलीविजन या ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि। छठा है
रसोई घर के कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, जैसे ग्राइंडर चलाते हैं तो बहुत मतलब कि एक टाइम बहुत खराब लगता है साउंड, ठीक है। दूसरा है कूलर या वातानुकूलन आदि से उत्पन्न होने वाले साउंड, ये सब क्या है, एक शोर प्रदूषण है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बोला वर्णन करें कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, किस तरह हानिकारक है शोर प्रदूषण। सो आंसर हो जाएगा ये बहरेपन को उत्पन्न करता है। ओके, सीधी बात। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे में अनिद्रा, उसके बाद अति तनाव जो रक्तचाप होता है ब्लड वाला है, इसके बाद चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकती है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है वह अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वो कम हो जाती है, यानी बहरेपन उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह जो है मनुष्य के लिए ध्वनि हानिकारक है। आगे यहाँ पर दिया ध्वनि संचरण के माध्यम आवश्यक है, एक प्रयोग का वर्णन करते हुए इस कथन की पुष्टि करो कि क्या इसके माध्यम होनी चाहिए। सो आंसर हो जाएगा खिलौना टेलीफोन वाला प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद बोले हैं प्लास्टिक का चाय पीने वाला 2 कप लें, इसके बीच में छोटे छिद्र बनाते हैं और लगभग 10 मीटर लंबा धागा आपको काटना है। उसको धागे से दोनों छोर को बाहर से छिद्र में घुसाते हुए मतलब घुसा देना और उन्हें धागा मतलब कि निकाल लेना, ठीक है। घुसाते हैं, फिर धागे के छोर पर एक पतले पिन को बांधते हैं जिससे धागा ना निकल जाए। उसके बाद आपको करना क्या है कि दोनों छात्रों को धागे के एक दूसरे छोर से सुनने की मतलब लेकर खड़ा होने को कहिए। उसके बाद धागा को तना हुआ ही रखना चाहिए, ना कि ढीला रखो उसको, ठीक है। उसके बाद एक छात्रों को कप में धीरे से बोलने को कहते हैं और दूसरे को कप मतलब दूसरे को कप को कान में लगाकर सुनने को कहा जाता है। तो दोनों में क्या होता है कि हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनि दूसरे छात्र आसानी से सुन पाते हैं। इसका मतलब हम समझ गए कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि ध्वनि को ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई माध्यम आवश्यक होती है। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आयाम आवर्तकाल एवं आवर्ती को परिभाषित करें एवं इसके मात्रक लिखें। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर आयाम क्या है, तो कंपन करती वस्तु के माध्यम यानी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहा जाता है और इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, तो आवर्तकाल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऑफकोर्स आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक आएगा कि कंपन करती वस्तु को एक दूसरे कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है और इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग से संबंधित है। आगे दिया आवृत्ति, तो कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है और आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है जिसको HZ से सूचित करते हैं। आगे आकाश में तड़ित पहले दिखाई देते हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है? यानी कि हम कह सकते हैं वज्रपात, पहले हमें लाइटिंग दिखाई देते हैं उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ऐसे क्यों, जबकि दोनों को साथ में होना चाहिए। सो इसका मेन रीज़न होगा कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा उससे हमसे समान दूरी पर घटित होती है, ठीक है, ना कि पीछे, मतलब कि आवाज़ जो है बहुत पीछे से निकलती है और बिजली जो है बहुत आगे में चमकती है, ऐसे नहीं, दोनों ही समान होते हैं हमसे, ठीक है। पर हमें तड़ित दिखाई देते हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि तड़ित की चमक की चाल जो है वो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि गर्जन की चाल जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड से है और बहुत अधिक होती है। इसीलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देते हैं जबकि गर्जन हमें बाद में सुनाई देती है, बस यही रीज़न है। आगे यहाँ पर बोला है 8 नंबर क्वेश्चन से बोला अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? आपने फिल्मी वगैरह में देखी, रियल में तो नहीं देखेंगे। जब वे लोग जाते हैं चांद पर, अंतरिक्ष पर जाते हैं, तो उन लोगों की मतलब जो आवाज़ें हैं वो एक दूसरे से सुनाई नहीं देते हैं, यानी कि एक दूसरे को सुनाई नहीं देता, बस वो इशारे में बात करते हैं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है नहीं, कोई माध्यम है नहीं जो इनकी साउंड उन तक पहुँच जाए, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा क्योंकि चांद पर ना कोई हवा ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, इसीलिए चांद यहाँ ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम चाहिए। जैसे अभी भी हमने देखा 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ चांद पर नहीं सुन पाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।